हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का साइंस का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है और आप पार्ट 2 देख रहे हैं डायरेक्ट, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं मेरे चैनल के पेज को विज़िट करके। हमने पिछले पार्ट में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। यू कैन लुक, हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया था। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, तो कैसे सेल्स बने हुए हैं। देखो, हमें पता है हम सेल से बने हुए हैं। सेल के बाद हमारी टिश्यू, सेल का स्ट्रक्चर बनता है, फिर टिश्यूज़, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर हम ह्यूमन बनते हैं। हमें तो ये पता है कि हम किस चीज़ के बने हैं। तो सेल्स भी हम देखते हैं कि किस चीज़ की बनी है। सेल्स भी तो आखिर किसी चीज़ की बनी होंगी, वो भी तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है ना। सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ तो एटम और प्रोटॉन्स होते हैं ना। तो चलो शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो जितनी भी सेल्स हैं उन सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या फिर आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। उसके बाद उस पर न्यूक्लियस होता है जो कि इसका लीडर होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो उस पर सब्सटेंस होते हैं, ऑयली स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस होते हैं। और जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल भी होती है इन सारे कंपोनेंट के बाद। मतलब देखो, एक सेल मान लो किसी चीज़ में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, सेल मेम्ब्रेन ये है, और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है बाहर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा पहला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको डिस्कवर किया है सी नागेली ने और सी क्रैमर ने 1855 में, जब ये भी डिस्कवर हुआ था कि जो सेल्स है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। किसने किया था? वर्को ने। It is the outermost covering of cell except plant cell that separates the content of the cell from its external environment. बाकी सारे सेल्स का यही आउटर कवरिंग है जो कि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है सेल के कंपोनेंट से। लेकिन प्लांट सेल्स को छोड़ के, क्योंकि उसमें तो एडिशन के साथ सेल वॉल भी होती है ना, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, तो इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसमें कुछ ही मटेरियल्स के एंट्री एग्जिट अलाउडेड होती है, जैसे कि आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हम इसको एक सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें कुछ एंट्रीज तो करने देता है, लेकिन कुछ को ये रोकता भी है। तो ये किस टाइप का हो गया? ये एक गार्ड की तरह हो गया। जैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो, आप एक बिल्डिंग में रहते हो, नीचे रहता है गार्ड, तो वो सबसे पूछता है ना कि आप किससे मिलना चाह रहे हो, आपको कॉल करता है। फिर जिसको आप नहीं जानते हो उनको घुसने नहीं देता है, जिसको आप जानते हो उन्हें घुसने देता है। तो डायरेक्ट ये गार्ड के जैसा फंक्शन करता है। तो आप प्लांट सेल वॉल और या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन भी होती है, आप इसका इमेजिन कर सकते हो, गार्ड कह सकते हो आप। सेल्स का ये गार्ड होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये ऐसा होता है, ये दिखने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से चीज़ें अंदर बाहर जाती हैं और ये इन सारी चीज़ों का बना हुआ होता है। ये छोटा सा लिक्विडी सब्सटेंस है, इस पर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटीन वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। इट इज़ वेरी थिन, एलास्टिक, लिविंग एंड सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बहुत पतली होती है, एलास्टिक जैसी होती है, मतलब स्ट्रेचेबल हो सकती है, और लिविंग है, और सबसे सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है। ये हमने पहले ही बात कर ली थी। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने हुए हैं। किस किस के बने हुए हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इट इंक्लोजेज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बंद करके रखता है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल्यूलर कॉम्पोनेंट। तो जो सेल के अंदर जो कॉम्पोनेंट होते हैं ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? तो देखो, जो सेल के अंदर हमने देख लिया कि ठीक है, सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें कैसे जाती हैं? अब तो वो रोक भी देता है कुछ चीज़ों को, क्या पता वो इन्हें भी रोक दे या फिर ना भी रोके। वैसे तो नहीं रोकेगा, रोक देगा तो आप मर जाओगे, सेल्स डेड हो जाएंगी आपकी।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है ना, ये इसके अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स इनटू वन, मतलब वन पार्टिकल इनटू अनदर, ठीक है। ये इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस पे डिफ्यूजन की तरफ से जाती है। तो डिफ्यूजन में बेसिकली क्या होता है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब मान लो सेल के अंदर, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जो सेल है हमारी, ये सेल है, ठीक है। मान लो इसके अंदर O2 भरे हुए हैं, O2 और CO2 बस एक ही बड़ा है, O2 दो है, और बाहर CO2 बहुत सारे हैं। बाहर CO2 3 है और O2 2 ही है, ठीक है। ये हुआ। तो अब क्या होगा, यहाँ से O2 चले जाएंगे यहाँ, और यहाँ से CO2 आ जाएगा यहाँ। तो ये ऐसे ही डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाते रहते हैं। यहाँ पे एक और O2 ले लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और वाटर भी ऐसे ही मूव करता है प्लांट्स पे, लेकिन उसको हमने एक स्पेशल नेम दिया है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? ओस्मोसिस। इसमें भी यही होता है, वो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। इसमें क्या होता है, देखो सेल के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, और जो बाहर जो पानी है वो ऐसे ऐसे कम है, थोड़ी थोड़ी जगह पे है। सेल में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। सेल पूरा पानी से भरा हुआ है, तो सेल का पानी बाहर चला जाएगा और सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएंगी, ठीक है। या फिर कभी कभी बाहर का पानी ज़्यादा होता है और सेल में कम होता है, तो सेल में चली जाती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। Some substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. In this case, there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between cells as well as the cell and the external environment. तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओस्मोसिस, हमने ओस्मोसिस की बात कर ली थी, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। The movement of water molecules through a selectively permeable membrane is called osmosis. Osmosis takes place from a region of high water concentration to a region of low water concentration through a semi-permeable membrane. Thus, osmosis is a special case of diffusion. तो अब हम significance पढ़ते हैं डिफ्यूजन के। Gaseous exchange between leaves and air takes place. Transport of food, fuel takes place. Loss of water from plant is based on the principle of diffusion. Movement of ion and solutes from one cell to another takes place through diffusion. तो क्यों डिफ्यूजन होता है ये सब लिखा हुआ है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम आपको ओस्मोसिस ही बता रहे हैं। आप इस एक्टिविटी को घर पे ट्राई कर सकते हैं। आपके पास मतलब दो सब्सटेंसेस को अलग करने वाला ऐसा कोई जार होगा तब कर सकते हो, वैसे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुतों के घर पे नहीं होते हैं। तो आप इसका कुछ और एग्जांपल भी हम बताएंगे। आप इसकी जगह क्या कहते हैं वो किशमिश ले सकते हो, ठीक है। अब आप एक कप में किशमिश मतलब पानी डालो, उसमें चीनी डाल दो और किशमिश डाल दो, ठीक है। और दूसरे कप में सिर्फ पानी डालो और किशमिश डालो। तो जो पहला वाला कप है ना, आप उसमें देखोगे जो सेल है ना वो पिचक जाती है। क्यों पिचक जाती है? तो देखो जो पानी जो सेल के अंदर है ना वो ज़्यादा है किशमिश के अंदर, और जो दूसरा है ना पानी जहाँ पे उसमें चीनी भी मिली हुई है, तो बाहर जो चीनी मिली हुई पानी है उसमें पानी कम है। तो इसीलिए जो सेल के अंदर का जो पानी है ना वो चला जाएगा बाहर ओस्मोसिस के प्रोसेस से। तो आप देखोगे कि वो पिचक गई है, और दूसरी वाली में वो फूल जाते हैं क्योंकि बाहर में पानी ज़्यादा है सेल के अंदर से, तो इसलिए फूल जाती है। तो यही सेम इसमें भी लिखा हुआ है। तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर घर पे ट्राई करना। Significance of osmosis: absorption of water by roots and roots hair. Water moves from one cell to another cell. It controls the amount of water within the cell. It controls various psychological activities. Opening and closing of stomata. Splitting of fruits due to over-irrigation. The skin of fruit and seed for dispersal. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। Hypotonic, isotonic एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपने उसको किया होगा
तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो आपने उसमें जैसे मान लो किशमिश डाली थी, तो जो वाली पिचक गई थी ना, वो हो जाएगी आपकी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जो फूल गई थी ना, वो हो जाएगी आपकी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जो आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो मीडियम्स है वो सेम होते हैं, मतलब सेल में भी सेम उतना ही पानी होता है और उसमें भी। तो हम इसको एक बार देखते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by the process of osmosis. Such a solution is called hypotonic solution. In this case, the cell is likely to swell up. Isotonic solution, if the medium surrounded the cell has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is called isotonic solution. In this case, there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. आप देख सकते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का, आइसोटोनिक सोल्यूशन का। अब हम पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। If the medium surrounding the cell has lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is called the hypertonic solution. In this case, the cell will shrink. तो अब हम पढ़ते हैं एंडोसाइटिस क्या होता है। आपने एमोइबा के बारे में बहुत पढ़ा है। आप देखते हो कि एमोइबा जो है वो एक सिंगल सेल है, तो ये खाता कैसे होगा। मान लो ये एमोइबा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको सूडोपोडिया मिला है, तो एमोइबा तो धीरे धीरे ये इसके अंदर इधर इधर मूव करेगा, तो एमोइबा की शेप चेंज होके यहाँ तक उसके अंदर इसमें घुसा लेगी वो, और फिर धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करेगी और इसका प्रोटीन वगैरह सब लेके इसको अनडाइजेस्ट करके निकाल देगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में, ये भी यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उनकी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वही सारा काम करती है, इन आउट कर देती है सब्सटेंसेस को। The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such a process is known as endocytosis. Amoeba acquires its food through this process. So अब हम देखेंगे types of endocytosis. तो phagocytosis क्या होता है। Cells takes in solid food material through plasma membrane. तो इसमें वो सेल्स जो है सॉलिड फूड मटेरियल लेते हैं, ठीक है। फिनोसाइटोसिस में वो जो फ्लूइड मटेरियल लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में भी दिया गया है, आप देख सकते हो तीनों। ये भी देख सकते एंडोसाइटोसिस का, एंडोसाइटोसिस। अब हम देखेंगे एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो अब उसने फूड तो ले लिया एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, अब उस एंडोसाइटोसिस के द्वारा, अब उसको निकालेगा कैसे। तो उसको निकालने के लिए जब वो डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली, तो उसका जो वेस्ट निकलता है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा निकलता है। तो अब हम नेक्स्ट जो है आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।